आज हम बात करेंगे रूस की क्रांति की, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस क्रांति का महत्व जो है, जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अगर हम देखें तो वो यह था कि रूस की क्रांति ने राजनीति को सामाजिक दृष्टि से सोचने के लिए विवश कर दिया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आज हम पढ़ेंगे कि जब से आधुनिक युग का श्री गणेश 15वीं-17वीं शताब्दी के दौरान हुआ, उस दौरान यूरोप के कई देशों में मध्यकालीन व्यवस्था से आधुनिक व्यवस्था में संक्रमण के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। संक्रमण के इस दौर में नव जागरण, धर्म सुधार, आधुनिक विज्ञान की शुरुआत, नए भूभागों और नए मार्गों की खोज आदि ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। इनके कारण अमेरिका, एशिया का एक हिस्सा और अफ्रीकी महाद्वीप का उपनिवेशीकरण भी हुआ। फलस्वरूप सामाजिक और आर्थिक जीवन में आधारभूत बदलाव आया। 18वीं शताब्दी के पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति ने इस बदलाव को बहुत अधिक उजागर किया। औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड से शुरू हुई, वह 19वीं सदी के अंतिम 2.5 दशकों में यूरोप के सभी देशों में फैल गई, लगभग सभी देशों में फैल गई। और इसके कारण समाज में 2 वर्ग पैदा हुए, एक पूंजीपति यानी कि जिन्हें हम बुर्जुआ कहते हैं, और दूसरा औद्योगिक मजदूर वर्ग अथवा सर्वहारा वर्ग। पहला वर्ग उद्योगों का मालिक था, व्यापार वाणिज्य पर इसका कब्जा था, जबकि दूसरा वर्ग मजदूरी के लिए काम करता था। औद्योगिक देशों में मजदूरों के लिए प्रारंभिक दौर भीषण कष्ट का था। उन्होंने स्वयं को ट्रेड यूनियन के रूप में अपने आप को संगठित करना शुरू किया। पृथक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी ये लोग अपने आप को इकट्ठा कर रहे थे। इस तरह समाजवादी आंदोलन का उदय हुआ, जिसने मजदूरों को न सिर्फ आर्थिक मांगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए उन सबको लामबंद कर दिया। समाजवाद के विचारों को वैज्ञानिक रूप देने और यूरोप में अन्य देशों में समाजवादी आंदोलन को संगठित करने में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने नेतृत्व भूमिका अदा की। 19वीं सदी के अंत तक यूरोप के कई देशों में औद्योगिक क्रांति और पूंजीवादी शोषण के कुप्रभावों से मजदूरों की रक्षा के लिए समय समय पर कई कानून पास किए गए और उनके हितों के पक्ष में आवाज़ें उठाई गईं। औद्योगिक क्रांति का एक मुख्य परिणाम कामगार वर्ग के विकास के रूप में अभिव्यक्त हुआ, जिसे अन्य वर्गों ने सहज स्वीकार नहीं किया। समानता और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मध्य वर्ग के नेतृत्व में लोकतंत्रीय आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। शुरू में श्रमिकों ने इस आंदोलन में मध्यम वर्ग का साथ दिया, क्योंकि उन्हें आशा थी कि उन्हें भी आंदोलन से लाभ होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रगति का लाभ सिर्फ मध्यम वर्ग को ही हो रहा है, तो उन्होंने निराश होकर समाजवादी आंदोलन की तरफ अपना रुख किया। ऐसा नहीं है कि रूस में मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स और कालांतर में लेनिन ने ही समाजवादी विचारों का नेतृत्व किया। उनसे पहले भी प्रारंभिक समाजवादी संगठन सक्रिय थे। सबसे पहले इंग्लैंड में नई आर्थिक व्यवस्था और उससे उत्पन्न सामाजिक शोषण की आलोचना की शुरुआत हुई। उसका पहला कारण यह था कि यहाँ सबसे पहले औद्योगिकीकरण आरंभ हुआ, और दूसरा कारण यह था कि छोटे छोटे कृषकों की भूमि समृद्ध जमींदार खरीदते जा रहे थे। तीसरा कारण यह भी था कि इंग्लैंड में अनेक विचारक जैसे स्पेंस, ओगिलवी, थॉमस पेन आदि ने यह विचार प्रस्तुत किया कि भूमि पर समाज का अधिकार होना चाहिए। इंग्लैंड का श्रमिक वर्ग अपनी स्थिति सुधारने के लिए संघर्षरत था,
ठीक ऐसे समय मैनचेस्टर के कारखानों में एक दयावान व्यक्ति आया जिसका नाम था रॉबर्ट ओवन, और उसने अपने निजी कारखानों में अनेक सुधार करके मजदूरों की हालत सुधारने का काम किया। सामान्यतः यह माना जाता है कि रॉबर्ट ओवन ने ही 1830 के आसपास सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। उसने द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी और द बुक ऑफ न्यू मॉरल वर्ल्ड में अपने सिद्धांत स्पष्ट किए। ओवन अपने समय के प्रसिद्ध विचारक थे और उन्हें काफ़ी समर्थन प्राप्त था। वे एक सहकारी आंदोलन के पिता थे। ब्रिटेन में ओवन के अतिरिक्त विलियम थॉम्सन, थॉमस हार्डस्किम, जॉन ग्रे आदि अन्य समाजवादी लेखक भी हुए, जिन्होंने उत्पादन में श्रम के महत्व को दर्शाते हुए मालिक और मजदूरों के बीच लाभ के विभाजन का सुझाव दिया। चार्ल्स किंग्सले और डेनिसन मॉरिस, जो कि क्रिश्चियन सोशलिस्ट कहे जाते हैं, उन्होंने मजदूरों की दशा सुधारने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया। इंग्लैंड में समाजवादी विचारों के जन्म के साथ साथ फ्रांस में भी समाजवादी विचारों का जन्म हो चुका था। 1795 में बेब्यूफ नामक व्यक्ति ने साम्यवादी राज्य स्थापित करने का प्रयास किया और उसे इसके लिए मृत्युदंड दे दिया गया। वह मानता था कि समस्त संपत्ति राष्ट्र की है और इस संपत्ति के विभाजन में विषमताओं का अंत होना चाहिए। इसके बाद काउंट हेनरी डी सेंट साइमन ने भी द न्यू क्रिश्चियनिटी में अपने समाजवादी विचारों का प्रतिपादन किया। उसे समाजवाद का पथ प्रदर्शक कहा जा सकता है। सेंट साइमन सामान्य रूप से व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी नहीं था, लेकिन वह श्रमिकों और गरीबों का हितैषी था और उसका कहना था कि व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा में सुधार होना चाहिए। वस्तुतः सेंट साइमन फ्रांसीसी समाजवाद का असली संस्थापक था। सेंट साइमन की सामाजिक व्यवस्था की आलोचना को चार्ल्स फुरिये ने आगे बढ़ाया और वह एक महान व्यंग्य लेखक था जिसने पूंजीवादी समाज की वास्तविकताओं से लोगों को अवगत कराया। दोनों यानी कि सेंट साइमन और चार्ल्स फुरिये यह मानते थे कि मजदूरों का कल्याण तभी संभव है जब पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा स्थापित नियंत्रण समाप्त हो जाए। 1840 के बाद लुई ब्लां फ्रांस का सबसे अधिक प्रभावशाली समाजवादी विचारक और नेता था। उसकी रचनाओं में तत्कालीन फ्रांस का श्रमिक आंदोलन प्रस्फुटित हुआ है। लुई फिलिप के शासनकाल में उसके विचारों का प्रसार तेजी से हुआ। 1848 की क्रांति के समय ब्लां को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया और उसे आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी मिली थी। इसके बाद हम आते हैं कार्ल मार्क्स पर। कार्ल मार्क्स से पहले ही जर्मनी में समाजवाद का बीजारोपण हो चुका था। 1830 की क्रांति की लहर के बाद ब्यूखनर ने एक गुप्त समिति की स्थापना की थी जिसका नाम था मनुष्य के अधिकार। इसकी ओर से एक घोषणा पत्र भी प्रकाशित हुआ जिसका प्रथम वाक्य था, झोपड़ियों में सुख शांति कायम हो और राज प्रसादों का विनाश हो। जर्मनी में समाजवादी आंदोलन का सूत्रपात वस्तुतः फर्डिनेंड लेसल ने किया। वह एक सफल आंदोलनकारी था। 1863 में उसने जनरल एसोसिएशन ऑफ जर्मन वर्कर्स की स्थापना की। उसका कहना था कि राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों का अधिकतम कल्याण और हित करे। वह पहला व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र श्रमिक आंदोलन की अंतःशक्ति का अनुमान लगाया और इस बात पर बल दिया कि समाजवादी आंदोलन अपनी सफलता के लिए स्वयं श्रमिकों पर निर्भर रह सकता है। इसके बाद
आते हैं कार्ल हेनरिक मार्क्स। विश्व इतिहास में शायद ही किसी अन्य मौलिक विचारक और लेखक ने इतनी कलम चलाई हो जितने की मार्क्स ने। पेरिस में वह फ्रेडरिक एंजल्स नाम के एक और जर्मन से उनकी मुलाकात हुई और उसे पता चला कि एंगल्स भी उस वक्त की सामाजिक हालात से काफ़ी खिन्न था और उसका दिमाग चारों ओर फैली गरीबी और शोषण के इलाज को तलाश रहा था। मार्क्स की पेरिस यात्रा से ही मार्क्स और एंगल्स दोनों गहरे मित्र हो गए और दोनों ने एक ही उद्देश्य के लिए मिलकर काम करना आरंभ किया। फ्रांस सरकार ने मार्क्स को पेरिस से निकाल दिया, जहां से वह लंदन चला गया। वहां उसने मेहनत करके अपने विचारों को पूर्ण किया और फिर उनको लिपिबद्ध करने लगा। साइमन फुरिये, ब्लान आदि समाजवादियों की तरह मार्क्स काल्पनिक नहीं था। वस्तुतः वह एक वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता था। जहां उसने समाजवादी आंदोलन की धुंधली सी विचारधारा को विकसित किया और उसे निखारा, वहीं उसने यूरोप के मजदूरों और उनके आंदोलन को संगठित करने में भी अहम भूमिका निभाई। 1848 में जो क्रांतियों का वर्ष कहलाता है, ऐसी घटनाएं घटित हुईं कि उससे मार्क्स बुरी तरह हिल गया और उसी वक्त उसने एंजल्स के साथ मिलकर एक सम्मिलित घोषणा पत्र जर्मन भाषा में जारी किया। यह साम्यवादी घोषणा पत्र था जिसमें उन्होंने उन विचारों की कल्पना की जो फ्रांस की महान राज्य क्रांति और उसके बाद 1830 और 1848 के विद्रोहों की जड़ में थे। उन्होंने घोषणा पत्र में उस समय के विचारों, स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लोकतंत्री नारों की आलोचना की और यह दिखाया कि जनता के लिए कोई अर्थ नहीं रखते और बताया कि असली लड़ाई जो है वह आर्थिक है। इस तरह से 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ और इसी वर्ष मार्क्स पुनः फ्रांस आ गया। उसे फिर से देश निकाला दिया गया और उसके बाद वह मृत्यु पर्यंत लंदन में प्रवासी जीवन व्यतीत करता रहा। उसने 1848 की फ्रांसीसी क्रांति की असफलता के लिए अपरिपक्व चिंतन और सिद्धांतों को जिम्मेदार माना। इसलिए साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए वह ठोस विचारों और सिद्धांतों की खोज में जुट गया। मार्क्सवाद ने समाज के नए सिद्धांतों और उद्देश्यों, उनकी उत्पत्ति की ऐतिहासिक अनिवार्यता और प्राप्ति के तरीकों तथा नए समाजवादी समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उसने यह सिद्ध किया कि पूंजीवादी समाज का विनाश तथा निकट भविष्य में समाजवादी क्रांति की सफलता अवश्यंभावी है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में यह बताया गया कि सारे संसार के मजदूरों का लक्ष्य पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना और समाजवाद की स्थापना करना है। घोषणा पत्र के अंत में उन्होंने सारे मजदूरों से इन शब्दों में ही अपील की, संसार के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोना कुछ नहीं है सिवाय अपनी गुलामी की जंजीरों के और पाने को तुम्हारे सामने पूरा संसार पड़ा है। इसके बाद मार्क्स ने अखबारों और पर्चों के जरिए लगातार प्रचार शुरू किया और मजदूर संगठनों को एक करने की दिन रात कोशिश करने लगा। मार्क्स के अनुसार औद्योगिक क्रांति ने श्रम और पूंजी के बीच संघर्ष को तेज कर दिया है और उसकी मान्यता थी कि पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच जो संघर्ष है उसमें निश्चित रूप से सर्वहारा वर्ग की विजय होगी और एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। इस प्रकार निरंतर चल रहे सदियों पुराने शोषित के वर्ग संघर्ष का अंत होगा, क्योंकि अंत में केवल सर्वहारा वर्ग ही समाज में रह जाएगा।
मार्क्सवाद का आदर्श एक वर्गहीन समाज की स्थापना है, जिसमें व्यक्ति के हित और समाज के हित में कोई अंतर नहीं होगा। आगे हम पढ़ेंगे बोल्शेविक यानी कि रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी।